तो शुरू करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, चलो। तो बच्चों 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 हमारे फ्यूचर के डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, आप लोगों से बस एक विशेष 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 रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि आप लोग अब तक हमारे चैनल को जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफाई कर लें, और वो कौन सा क्या कहते हैं सब लोग, वो बेल बेल आइकन, वो उसको उसको हाँ, अंगूठा, हाँ वो लगाएं, और ताकि आपको अगला चैप्टर ऑटोमेटिकली आप तक पहुंच सके। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने पढ़ा दिया आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड जब पढ़ाया तो आपके जहन में एक बात हमेशा से आती रहती है कि अगर कोई चार्ज Q है, Q कोई चार्ज है, तो इसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पे A दूरी डिस्टेंस अगर A रखा जाए तो यहाँ पे इसकी वैल्यू kq² होती है। ये आपको अच्छी तरह से पता है। तो यहाँ पर जो मैंने वैल्यू कैलकुलेट की, एक्चुअली वो कैसे की वो आपका डेरिवेशन में बता चुका हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस में। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, एक्चुअली ये लाइंस है क्या? ये लाइंस है एक इनविजिबल लाइंस है। क्या है ये? इनविजिबल लाइंस है। ये वैसे ही है जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, जो हमें अपनी आंखों से दिखता नहीं है, इनविजिबल है और इमेजिनरी है। और क्या है ये? इमेजिनरी लाइंस है। इमेजिनरी लाइंस है। क्यों है? तो ये इमेजिनरी लाइन है। ठीक, ये बात पता है। हमने मान लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को, और ये इनविजिबल होता है। जैसे कि हम कुछ पता करते हैं, हमने पहले ही भी आपको बताया था कि जब हम कोई चार्ज Q रखते हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे Q0 टेस्ट चार्ज रखते हैं, तो यहाँ पे फोर्स हम फील करते हैं। वो इसलिए फील करते हैं क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि यहाँ से कुछ चीजें ऐसी आ रही हैं जो एक लाइन के अलोंग चलती हुई जा रही है, जो आ रही हैं, जो इस पे फोर्स क्रिएट कर रही हैं, फोर्स प्रोड्यूस कर रही हैं। ठीक है, तो हम इसको अच्छी तरीके से अब और ज्यादा तरीके समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती क्या है। इनविजिबल लाइंस है वो तो पता चल गया, इमेजिनरी लाइन से ये भी पता चल गया। तो हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है। वैसी लाइन जो इनविजिबल होती है और इमेजिनरी होती है। एक्चुअली हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इसकी लाइंस बना करके हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, तो हम इस पर आगे बात करें। हम इस वक्त ये बात करेंगे कि एक्चुअली हमने एक चीज और पढ़ी थी। हमने एक चीज क्या पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी कि अगर कोई चार्ज Q है, प्लस Q है, एक काम करो, इसको आप डायरेक्टली प्रॉपर्टीज के तौर पर ही मैं आपको बता देता हूँ, डायरेक्टली बता देता हूँ। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इतना ही इंपॉर्टेंट है, इस पे जी में 4 या 5 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। अब तक कितनी बार आ चुके हैं उसको तो पता ही नहीं, पहले भी कितनी बार आ चुके हैं, लेकिन इधर रिसेंट में 4 या 5 बार आ चुके हैं। तो आपको ये जानना जरूरी है, और इस पर कई क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसकी कई प्रॉपर्टी है। मोस्टली बुक्स में 7 या 8 प्रॉपर्टी होती है। मैं उसमें ही सारी चीजें बता दूंगा आपको, जो एक्स्ट्रा बातें हैं वो भी उसी में है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या होती है कि आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर कोई चार्ज प्लस Q चार्ज है तो हम उसको कैसे, उसकी लाइंस कैसे ड्रॉ होती है। देखो, एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से ड्रॉ होती हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन आउटवर्ड होता है। कब? जब चार्ज पॉजिटिव होगी तब। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। एक चीज और इसमें आप पता करो, समझो कि माय डियर स्टूडेंट्स, ये जब ओरिजिनेट कहां से, इसको ऐसा कह सकते हैं कि इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेटेड टू वेयर? इन्फिनिटी। जा कहां रहा? ये इन्फिनिटी पे जा रहा है।
उसी तरीके से सेम एज आप ऐसे देखो, अगर ये कोई चार्ज मैंने माइनस क्यू रखा तो कैसा होगा, सेम सेम ही लाइन होगा, सिर्फ क्या होगा, एक फर्क आएगा, वो फर्क आएगा कि रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगे। ये होगी पहली प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हुई कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव और टर्मिनेटेड टू नेगेटिव और इंफिनिटी एंड ओरिजिनेटेड फ्रॉम इन्फिनिटी टू टर्मिनेटेड टू नेगेटिव। ठीक है, ये हमारा एक प्रॉपर्टी है। तो हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इन दोनों का आप सबसे पहले नोट कीजिए और उसके बाद मैं इस पर एक लाइन लिखा देता हूं जो आपको याद रखनी है। ये इस पर लिखिए रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, रेडियली आउटवर्ड, आउटवर्ड डायरेक्शन ये कहां जाती है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में जाती है। और प्रॉपर्टी में लिखना क्या है वो देखिए आप, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि फर्स्ट प्रॉपर्टी में ये लिख सकते हैं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originated from positive or infinity, infinity, that is infinity, and terminated to where, negative और इंफिनिटी। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई कि हम क्या करते हैं, ओरिजिनेट, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये ओरिजिनेट हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज होगा तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। इसको हम लोग और भी तरीके से रिप्रेजेंटेशन का तरीका कुछ और होता है इसका। आप इसको देखिए, आपको बहुत मजा आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को समझने में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो इसमें कि इसको ऐसे रिप्रेजेंट, अगर मैं आपसे कह दूं कि यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज है, तो किस तरह का हम सिस्टम बना सकते हैं, रिप्रेजेंट करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके साथ साथ सब कुछ बता चलूंगा, सारा प्रॉपर्टी इसी में आ जाएगा। देखो, अगर मैं इसको बोलता हूँ कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसका क्या हो रहा है, इसका ऐसा कुछ रिप्रेजेंटेशन बनेगा कि अगर यहां से कोई चार्ज निकला, ये यहां चला जाएगा, यहां से कोई चार्ज निकला यहां चला जाएगा। हमने कहा ही था पहले कि ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेटेड टू नेगेटिव। तो आप इस तरह से 2-3 लाइन दिखा दो, ज्यादा लंबा चौड़ा कहानी बनाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ समझना है और कॉन्सेप्ट समझना, और क्या समझना है इसमें कि मैंने ये समझा दिया आपको कि आप ऐसे आएगा और ऐसे जाएगा, और ये ऐसा निकला इस तरीके से, इस तरीके से निकलता चला गया, और यहां ये आता चला गया। ठीक है, समझ में आ गया, ऐसा रिप्रेजेंटेशन होगा। ये इस रिप्रेजेंटेशन को आप जरूर जरूर याद रखिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन है कि पॉजिटिव से निकला और निगेटिव में ये टर्मिनेट कर गया। कहां कर रहा है, ओरिजिनेट कर रहा है, यहाँ क्या कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है। ओके, क्लियर है। देखो, एक चीज मैं इसी में एक नया पॉइंट आपको जोड़ देता हूँ, नया एड ऑन करता हूँ आपको, आपके समझने के लिए, कि अगर मैं आपसे पूछ दूं कि ये भी पॉजिटिव, आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है, और अगर ये भी पॉजिटिव है तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये सब आउटवर्ड भागेंगे, ये भी पॉजिटिव है तो थोड़ा सा ये इधर जाएंगे और ऐसे निकल जाएंगे। बहुत सारे डायग्राम आपने ऐसा देखा होगा, ये ऐसा निकलेंगे ऐसे घूम जाएंगे, ऐसा निकलेंगे ऐसा घूम जाएंगे, और थोड़ा डायग्राम खूबसूरत नहीं बन रहा है तो आप उसको अपने मन से खूबसूरत सा बना लीजिए। ठीक है, इस तरीके से, और ये बीच में बाइफर्केशन समझिए कि ये इस तरफ घूम जाएंगे, ये इस तरफ घूम जाएंगे, अगर सेम नेचर का चार्ज होगा तो, और अपोजिट नेचर का होगा तो आपने इससे पहले देख लिया कि कैसा हुआ था हमारा।
ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या है। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हमने देख ली कि ओरिजिनेट कैसे होता है चार्ज और टर्मिनेट कैसे होता है। ओरिजिनेट हमारा होता है कहां से, पॉजिटिव से, और इन्फिनिटी से भी ओरिजिनेट होता है, और टर्मिनेट कहां होता है, नेगेटिव पे, और टर्मिनेट और कहां पे होता है फिर, टर्मिनेट इन्फिनिटी भी टर्मिनेट भी होता है। क्यों, जब पॉजिटिव से निकलता है तो कहीं दूर इन्फिनिटी पे जाता है और या नेगेटिव पे जाता है, और नेगेटिव से क्या होता है, टर्मिनेट नेगेटिव पे होता है या फिर पॉजिटिव से निकल के इन्फिनिटी पे जाता है। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव और इन्फिनिटी, टर्मिनेटेड टू नेगेटिव और इन्फिनिटी। ओके, क्लियर है, लेट क्लियर। तो बच्चों हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अब वो गाना गाते हुए पढ़ो यार, बहुत दूर जाता है, बहुत दूर जाता है, ठीक है। अब देखिए, डोंट टेक टेंशन। तो हम अब क्या कर सकते हैं, नई प्रॉपर्टी हम देखेंगे। नई प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 इसमें क्या है। प्रॉपर्टी नंबर 2 में मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्शन के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लें। हमने बोला कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज क्यू है, तो मैंने आपसे ये कहा कि इस तरह में तो हमने बता दिया कि सीधा सीधी स्ट्रेट लाइन रेडियली आउटवर्ड निकल रहा है। अगर निगेटिव है तो आपने कहा कि भैया ये तो हमारा टर्मिनेटेड टू क्या हो रहा है, रेडियली इनवर्ड हो रहा है, ठीक है, ये क्लियर है। अब अगर मैं बोले, ये जरूरी तो नहीं कि हमेशा चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा ही हो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा था कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव था तो हमारा ऐसे आ रहा था। तो मैं पूछूं आपसे कि अगर ऐसा हो, इस तरह का हो, तो कहाँ होगा डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे। इसका डायरेक्शन डिसाइड करेंगे, ड्रॉ टेंजेंट ड्रॉ ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक field lines as well as electric as well as force। ठीक है, क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन पता करने के लिए किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो उस टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा, और साथ ही साथ फोर्स का डायरेक्शन भी वही होगा। इसीलिए हमने इसको लाइंस ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। क्लियर, तो आप लिख दो कि the direction of the direction of electric field is क्या लिखोगे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is the direction of tangent draws, इसको अपने लैंग्वेज जैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, draws on electric lines, या ऐसे लिखो कि the tangent gives the direction of electric field and force, hence it is known as lines of force। Clear, the direction of electric field is the direction of tangent draws on the electric field lines and also the force मीन्स हम कह सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करो और जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, ये तो आप क्लियर कट हो गया कि इस तरह वाला में आपने क्या देखा कि रेडियली इनवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली इनवर्ड, और टेंजेंट के ऊपर जो भी डायरेक्शन आप निकालते हो वही डायरेक्शन क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा और फोर्स का डायरेक्शन होगा। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी और है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी कि मैं एक चीज बताता हूं आपको यहाँ पे। अगर मैं बोलूं आपसे कि एक चार्ज है Q, मान लो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक, मान लो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ऐसा है, कंसीडर इस तरीके,
सब एक ही स्टेट में मान रहा हूं इस वक्त। अब मुझे ये बताओ कि इस पॉइंट P पे या इस पॉइंट Q पे या इसको मान लो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ये इसको मान लो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो मुझे ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किस पॉइंट पर ज्यादा होगी। हमने देखा कि जितना नजदीक में जहां पर ज्यादा डेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वहां पे कम ज्यादा होती है, और जहां पे यहाँ पे देखो दूर दूर लाइंस है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू का मैग्नीट्यूड जो है डिपेंड करता है कि डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, उसका नेचर क्या है। मीन्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा है जिस पॉइंट पे भी, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी बच्चों। और जहां पे वैल्यू कम होगी, वहां जहां जहां पे डेंसिटी कम होगी, मीन्स वहां पे वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का डेंसिटी क्या है, दूर दूर है, यहाँ क्या होगा E1 लेस देन E2। E2 क्या है, नजदीक नजदीक में है, तो हम क्या करेंगे E1 इज लेस देन E2। इस तरीके से हम देख सकते हैं। यही मैं एक बात और समझा देता हूँ कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइंस क्या होगा। अगर कोई इसी पॉइंट पे, मैं इसको अलग से लोगों को बताते हैं लेकिन मैं यहीं पर आपको थोड़ा सा दे देता हूँ कि आप यहाँ देख लो कि अगर इस तरीके से ये यही इसको ही देख लो, बराबर बराबर डिस्टेंस, मान लो सबका डिस्टेंस सेम है, डी है, डी है, सबका डी है, ठीक। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी ऐसे है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, इस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, और इस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हम लोग क्या कहेंगे इसको, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डिस्टेंस बराबर है, मैग्नीट्यूड बराबर है, सबका लाइन एक ही डायरेक्शन में, सबका एक ही मैग्नीट्यूड हो, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म, तो डायरेक्शन अलग है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कम है। यहाँ पे जो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे भी इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में एक ही डिस्टेंस पे जा रहा है। लेकिन यहाँ अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा कि इस पॉइंट पे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे कम है, इसका मतलब क्या है कि ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, क्लियर, वेरी मच क्लियर आई थिंक। ओके, ओके, तो मैंने लिख दिया आपको, तो उसका स्टेट में लिख लीजिए आप कि मोर डेंसिटी ऑफ लाइन मोर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वाइस वर्सा। ओके, तो आपको ये समझना है कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड का डेंसिटी होगा, लाइन का डेंसिटी जहां जिस पॉइंट पे ज्यादा होगा, वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी। और ये क्या हो गया, शिट डस्टर्स, ओ सॉरी, तो क्या हो गया कि हमारा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी। क्यों, अच्छा एक चीज और है, देखो मैंने क्या बोला आपको, आपने आप इस कॉन्सेप्ट को भी समझ सकते हो कि कैसे क्या होगा। जैसे मान लो कि अगर मैंने बोला प्लस क्यू है, यहाँ पे दूर जाओ, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E1 मान लेते हैं, ए पॉइंट मान लो, और यहाँ पे हम ई बी मान लेते हैं, इलेक्ट्रिक पॉइंट एट बी। देखो मेरे पास एक फार्मूला है, फार्मूला क्या है, E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो जैसे E इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 1/r²। मीन्स डिस्टेंस बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। मीन्स तो डिस्टेंस क्या है, यहाँ जितना डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, वही डिस्टेंस यहाँ भी है, नहीं यहाँ डिस्टेंस क्या है, कम है, यहाँ डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। तो डिस्टेंस बढ़ेगा, सेपरेशन बढ़ेगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी ऑटोमेटिकली। फॉर्मूले से भी आ रहा है, इसलिए फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख के रखा था, तो अब इसको मैं डिलीट मारता हूँ। ठीक है, इसको खत्म करो। चलो, अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है, फोर्थ वन जिसको कहते हैं, फोर्थ वन प्रॉपर्टी हमारी क्या है बच्चों, फोर्थ वन प्रॉपर्टी हमारी है, हाँ देखो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है, ठीक, और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है, क्या एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। क्या हम ये कह सकते हैं कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन
कभी इंटरसेक्ट कर सकती है एक दूसरे को? तो हमारा जवाब होना चाहिए कि नहीं। माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन यू लुक एट दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पे अगर आप एक डायरेक्शन जानेंगे इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, तो ये आपको E1 यहाँ दिखेगा और यहाँ E2 दिखेगा। अगर यहाँ आपने ड्रॉ किया लाइन, तो मतलब इस पर टेंजेंट ड्रॉ करो। फर्स्ट इस पर टेंजेंट ड्रॉ किया तो इसका डायरेक्शन इधर आ गया, इस पर टेंजेंट ड्रॉ किया इसका डायरेक्शन इधर आ गया। तो क्यों नहीं पॉसिबल है? इंटरसेक्शन टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो एक लाइन लिखो कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर intersect each other because, क्यों भाई, क्यों नहीं करेगा? Because at the point of intersection at the point of intersection there is two possible direction. There is two direction which is not possible, जो पॉसिबल नहीं है। किसी एक पॉइंट का, मान लो इसी पॉइंट पर मैं बोलूं कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, अगर कोई ऐसा ऐसा कोई है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो आप क्या कहोगे? बस सिंपल सा ऐसे ड्रॉ कर दोगे, इस पर सिंपल सा ड्रॉ करोगे, है ना? जब ड्रॉ करोगे तो क्या मिलेगा? ये एक ही लाइन, एक पॉइंट का डायरेक्शन एक ही हो सकता है ना, दो तो नहीं हो सकता ना। तो दो डायरेक्शन मिल रहा था जो कि पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि इंटरसेक्ट कभी नहीं करेगा, है ना? बिल्कुल 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 नहीं करेगा। चलो, तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास फिफ्थ वन जो है, फिफ्थ वन क्या है? देखो, फिफ्थ वन भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने बोला आपको कि यहाँ पे Q1 चार्ज है और यहाँ पे Q2 चार्ज है। मैं पूछूं बाबू साहेब, हमारे डियर डॉक्टर्स एंड फ्यूचर इंजीनियर्स, ये बताओ कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? तो अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा तो ये हमारा क्या आएगा? इस तरीके से जाएगा E1 E2, और इस पर ड्रॉ करूं तो इस तरीके से जाएगा, है ना? ये तो आप अच्छे से समझ रहे हो, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, ठीक। लेकिन मैं पूछूं बॉस, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? तो वैल्यू बताए क्या होगी? वैल्यू इस डायरेक्शन में होगी, जो वेक्टर आपने पढ़ा था उसका इस्तेमाल होगा, ये ई नेट वैल्यू होगी, है ना? अब इस पर बेस एक कॉन्सेप्ट आता है फार फील्ड्स का, है ना? वो भी अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसको भी हम देखते हैं, ये इसी पॉइंट पर देख लेते हैं फार फील्ड्स को भी, ठीक है? क्या होता है फार फील्ड्स में? मान लो मैं एक कंडीशन दे देता, एक चीज इस पर एक पॉइंट तुम यहाँ पर लिख लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट गिव्स द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब बहुत सारे चार्ज हैं और सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है। अगर मैं इस पॉइंट पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, तो सबका सुपरपोजिशन के हिसाब से जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है वही इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू होती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ई नेट की वैल्यू जो होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। मीन्स अगर Q2 की वजह से इस तरफ, Q1 की वजह से इस तरफ, और भी लाइन्स अगर हो सकती थी, बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसा हो सकता है, मैं पूछूं तो सब की वजह से यहाँ पे एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा। पहले भी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड जब बताया था तो उस जगह, उस पॉइंट पे भी मैंने ये वाला डिस्कशन किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। जैसे मैं बोलता था कि बहुत सारी की वजह से एक जगह पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा था किसी पॉइंट चार्ज पे, तो ये है। और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आता है, अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे मैंने 4Q चार्ज रखा, ठीक है, और यहाँ पे मैंने रखा -2Q चार्ज, ये दो हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या है? ये दो चार्ज है बच्चों, ठीक है? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो यार लाइक करो और सब्सक्राइब करते चलो, ठीक है? तो अब देखो ये 4Q है। अगर मैं बोलूं कि यहां से 4 लाइन निकल रही है 2Q से, 2Q से आपके पास 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, ऐसा
ऐसा, ऐसा, ऐसा। तो 4Q से कितना निकलेगा? ये कॉन्सेप्ट और है, ये प्रॉपर्टीज में ही आता है कि नंबर ऑफ लाइंस डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, तो वो भी मैं लिख लूंगा। अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे दो फील्ड 8 लेना है, तो ये है, ये है। ठीक है, तो मैं जब यहां से नजदीक से देखूंगा, जब नियर बाई पॉइंट से देखूंगा, तो मुझे क्या दिखेगा कि अगर ये -2Q चार्ज है, तो ऐसा तो होना नहीं है, तो आपको क्या होगा कि दो कुछ लाइंस ऐसे टर्मिनेट कर जाएंगी। ठीक है, कुछ लाइंस क्या करेंगी? टर्मिनेट कर जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से टर्मिनेट कर जाएंगी। ये क्या करेंगी? टर्मिनेट करेंगी, है ना। जो इधर कितना 4 लाइन आ रहा है, तो 4 लाइन टर्मिनेट करेगा। ठीक, लेकिन बाकी का क्या होगा? बाकी का इस पॉइंट पर अगर आप देख रहे हो तो हमें क्या दिखता है कि 4Q और -2Q की वजह से आप नजदीक में देख रहे हो तो कुछ लाइंस बाहर जा रही है और ऐसा कुछ हो रहा है। तो मैंने ये बताया था कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ही हम देखते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कब देखते हैं? जब मैं यहाँ पर खड़ा हुआ, मतलब फार पे। अगर मैं कोई इस पॉइंट से कोई दूर से अगर देखूं तो मुझे ये क्या दिखेगा? एक सिस्टम दिखेगा, ऐसा, है ना। और सिस्टम में मुझे क्या दिखेगा? ये हमारे पास एक सिस्टम दिखेगा और इस सिस्टम में हमें +2Q चार्ज दिखेगा और +2Q की वजह से जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मुझे इस तरीके से दिखेंगी। +2Q का 4 लाइन जो बच जाता है वही 4 लाइंस मुझे बाहर से दिखेंगी। तो मुझे फार इलेक्ट्रिक फील्ड और नियर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ इतना ही समझाना था और इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझाना था कि इनेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिखती है, तो हमें इसका हमें क्या दिख रहा है? हमें क्या दिख रहा है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है, 4 लाइन्स हमें दिख रहा है इसकी वजह से। ठीक है, तो इसको मैंने इन दोनों को जोड़ा, एड ऑन नहीं करो, मगर मत करना। ये हम सिर्फ इतना जानते हैं कि बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर एक जगह भी दिखती है तो वहां पे हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं। और अगर इस तरह कॉन्सेप्ट हो, 4Q और -2Q का चार्जेस हो, तो 4Q ऐसे दिखेगा, दूर जाएंगे तो ये हमें इस तरह से दिखेगा। ठीक है, आप कहोगे ये ऐसा क्यों? ये घूम के यहीं से निकलता है। ठीक है, डायग्राम पर उतना ध्यान मत दो। चलो, अब क्या देखना है? अब एक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर एग्जिस्ट इन क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर एग्जिस्ट इन क्लोज्ड लूप। यहां पे मैं लाइन छोड़ रहा हूं, कुछ लिखना है। क्यों भाई? क्लोज लूप में क्यों नहीं होगा? मैं अगर मैं आपसे कहूं कि ये ऐसा कुछ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, हो सकता है क्या? तो मेरा जवाब है ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता वो मैं दिखाता हूँ। मान लो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, इस पॉइंट पे ये होगा, इस पॉइंट पे ये होगा। सर्कुलर मोशन याद करो, उसी तरीके से हम लोग कर लेते हैं इसको। चलो ठीक है, चलो चलो रे मिथवा करके। ठीक है, ये रेडियस R है। ठीक है, सब पता है आपको। अब मैं पूछूं, यहाँ पे E है, यहाँ पे E है, यहाँ पे E है, यहाँ पे E है। अब बताओ मुझे कि मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट पे फोर्स कितना लग रहा है? F, अगर कोई पॉइंट चार्ज में यहाँ पर, तो F क्या होगा? QE लगेगा। सिमिलरली यहाँ भी क्या होगा? QE होगा। यहाँ भी क्या होगा? QE होगा। यहाँ क्या होगा? QE होगा। तो मैं आपसे पूछूं एक बात, बहुत गौर से सुनिए। अगर मैं पूछूं कि वर्क डन क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब 2πr होगा। ऐसा आप कह सकते हो? कह सकते हो, एकदम से कह सकते हो भाई, क्यों नहीं कह सकते हो? 2πd 2πr जो भी मानना मान लो, QE इंटू F इंटू 2πr होगा। कुछ फोर्स लगेगा, फोर्स की वैल्यू QE होगी और QE इक्वल टू 2πr होगी। तो देखो यार, एक चीज बताओ मुझे, आपने पढ़ा था एक कॉन्सेप्ट वर्क पावर एनर्जी में भी पढ़ा था और मैंने आपको एसएसएम के पास भी समझाया था कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड ना करता हो और
हमने इलेक्ट्रोस्टैट के पहला ही चैप्टर में, पहला ही इंट्रोडक्शन में मैंने बोला था, जब कूलम्ब्स लॉ कूलम्बिक फोर्स पढ़ा था, तो हमने आपसे डिस्कशन किया था, हमने आपसे चर्चा किया था, क्या चर्चा किया था? आप भूल जाते हो? अरे भूलो मत यार, याद करो। हमने कहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और यही कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है बच्चों। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। और अगर 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 ऐसा लूप एग्जिस्ट करता तो वर्क डन इतना होता, और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्लोज लूप में हमारे पास होना कितना चाहिए था? हमारे पास होना चाहिए था वर्क डन बाय डीसी इन क्लोज लूप 0 होना चाहिए था, बट यहाँ 0 नहीं, इतना आ रहा है। इसीलिए हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर एग्जिस्ट इन क्लोज लूप सिंस फोर्स इज कंजर्वेटिव। क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। बच्चों ये कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बार बार आता है ना, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव का कॉन्सेप्ट। आपको मैंने पहले बोला था कि आप कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव को बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। तो हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है बच्चों, बिल्कुल भी नहीं करता है। तो हम क्या कहेंगे कि इसका वर्क डन क्या होना चाहिए था? क्लोज लूप में कंजर्वेटिव फोर्स का 0 होना चाहिए था। बट हमें अगर ऐसा मैं मान लेता हूं तो हमारे पास इस तरह का वर्क डन आना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसे हम नहीं मानेंगे। ठीक है, तो हम इसे नहीं मानेंगे तो हम अगली प्रॉपर्टी पर जाएंगे भैया, है ना? चलिए, तो फिर हम अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 भैया, प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 6 है कि नंबर ऑफ लाइंस डिपेंड्स ऑन अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर ली थी, लेकिन फिर भी प्रॉपर्टी में लिख देता हूं, नंबर ऑफ लाइंस डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, मतलब मैंने अगर मैंने बोला कि अगर प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ से अगर ये 4 लाइन निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो मैं अगर +2q लाइन से अगर बोल दूं चार्ज है, तो मुझे यहाँ से कितना निकालना पड़ेगा? 8 लाइन निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। 8 लाइन्स विल ओरिजिनेट। तो ओरिजिनेशन और टर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। अगर यहाँ पे +q है, +2q है, अगर +q से आपने 4 लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन माना, आपको 8 लाइन मानना पड़ेगा। अगर मैं बोल दूं कि ये 3q है, तो फिर एक्स्ट्रा और बढ़ा दीजिए, और इस तरीके से क्या होगा? मैग्नीट्यूड लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस बढ़ती चली जाएंगी बच्चों। समझ में आया? चलो जी, अब नेक्स्ट हमारा क्या है? 7th में एक प्रॉपर्टी है जिससे कंडक्टर में पढ़ना है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं, अगर मैं एक ऐसा कंडक्टर लेता हूं, ठीक है, और सब पर प्लस चार्ज मान लो, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्या होगा ये? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस is always perpendicular to the surface of conductor। क्या होगा हमारा बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। लगभग चीजें हमने खत्म कर दी। यहाँ पे 7th या 8th प्रॉपर्टी तो मैंने बीच में ही बहुत सारी बता दी, जिसको अलग अलग बताना था उसको मैंने साथ में बता दिया। ठीक है,
तो हम क्या, सरफेस पर कंडक्टर हो गया, नंबर ऑफ चार्जेस किस पर डिपेंड, नंबर ऑफ लाइंस किस पर डिपेंड करेगा, चार्जेस के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा। फिर और क्या चीज है, क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करेगा। और मैंने ये भी बताया कि हम लोग जहां पर किसी भी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालते हैं तो कितना आता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग याद करते हैं। नॉर्मली हम लोग क्या लेते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं। अच्छा मैंने पूछा तो इस पर पता है, इस पर एक क्वेश्चन आया था, बहुत इंपॉर्टेंट, जी में ही क्वेश्चन आया था कंडक्टर के ऊपर, लेकिन मैं इस पर डिस्कशन करूंगा। कब डिस्कशन करूंगा, जब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर पढ़ेंगे ना, तब इस पर ज्यादा डिस्कशन करेंगे कि इसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, बाहर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कैसे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन आते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में हम लोग इसको ज्यादा तौर पर डिस्कशन करेंगे बच्चों। तो इतनी ही प्रॉपर्टीज है आमतौर पर पढ़ी जाती है, समझी जाती है, जो आपके लिए है। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो है जी में, मेंस वगैरह में आते रहते हैं। तो एक जी में एक छोटा सा क्वेश्चन था, मुझे याद है कि एक क्वेश्चन ये था कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्या ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जिस पर सेम नेचर का चार्ज रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, प्लस क्यू मान लेते हैं, प्लस क्यू चार्ज रखा हो। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कौन सा होगा, क्वेश्चन ये था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसने एक हमारा ए था, इस तरीके से किसी बुक में दिया हुआ ये वाला प्रॉब्लम। बी में हमारा था इसी तरीके से था, और सी में हमारा था एक और था, इस तरीके से था, ये नहीं था। और डी में हमारा था तो अब ये बताओ कि इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है। क्वेश्चन ये था कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स पे सेम नेचर का चार्ज रखा हुआ था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन कैसा होगा। ये नहीं होगा क्योंकि क्लोज लूप है, ये भी नहीं होगा, यहाँ भी क्लोज लूप है। ये भी देख लो, एक हमने आप ये प्रॉपर्टी से है, प्रॉपर्टी में क्या था, टर्मिनेशन के सेम में टर्मिनेशन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। अगर इस तरह से दिया हुआ है तो नहीं हो सकता है, तो ये नहीं होगा। तो कौन सा होगा, ये होगा, डी होगा। ठीक है, तो बच्चों हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की सारी प्रॉपर्टी लगभग लगभग सी बता दी, जो आपके काम की है, जो जी में, मेंस में, नीट में और बोर्ड में भी आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी पूछे तो आप 6 या 7 लाइन आप लिखोगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ करके आप लिख दोगे सारे के सारे है। और इसके प्रॉब्लम 4-5 प्रॉब्लम अब तक जी में पूछ चुके हैं, और एम्स वगैरह में भी पूछे जाते हैं। प्रॉपर्टी पर सीधे सीधे डायरेक्ट सवाल आते हैं। अच्छा, तो मैं आज के लिए इतना ही काफी है, इस पर मैं आगे भी डिस्कशन करूंगा, इसमें कुछ प्रॉब्लम करेंगे हम लोग। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड की का इलेक्ट्रोस्टैट का जब मैं आप शीट बनाना शुरू करूंगा, बहुत सारे प्रॉब्लम करेंगे हम लोग, नीट और जी दोनों को ध्यान में रखकर प्रॉब्लम करेंगे। आप सिर्फ जो मैं अभी थ्योरी के साथ थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल बताता चला जा रहा हूँ, उसको करते जाइए, एससी वर्मा सॉल्व करते जाइए। फिर हम बहुत लंबा 15 दिन का कंटिन्यूअसली सेशन रखूंगा मैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो आपको भी करना है और मुझे भी करना है, साथ साथ हम आपके करेंगे। ठीक है, ओके भाई। तो सबसे पहले तो मैं आपसे विदा लेता हूँ, और आज के लिए इतना ही काफी है। कल फिर नया टॉपिक के साथ हम आपके पास होंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए। ओके बाय।